प्यारे दोस्तों, विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट यानी विषय विज्ञान, जिस विज्ञान का अध्ययन 8 जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आप सब मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ पढ़िए। मैं अच्छे से अच्छे बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले देखते हैं जनन क्या होता है। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक जीव अपने समान नए जीव को उत्पन्न करता है। अब उत्पन्न क्यों करता है? क्योंकि वो अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी प्रजाति का विकास करने के लिए जीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है जिसमें उसके जैसे ही गुण होते हैं। तो जनन क्या होता है? जब जनन एक ऐसी प्रक्रिया है, लिख लो, जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक जीव अपने समान नए जीव का निर्माण करता है या संतति उत्पन्न करता है। तो जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक जीव अपने समान नए जीव का निर्माण करता है या संतति उत्पन्न करता है। उस प्रक्रिया को हम कहते हैं जनन। जनन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है और ये 2 प्रकार किस प्रकार से बताएंगे वो ये इस प्रकार से है कि कुछ समय तो जनन के लिए नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है और कुछ जनन ऐसे होते हैं जिसमें नर और मादा इनमें से कोई सा भी एक जीव नए जीव को या अपनी जैसी नई संतति उत्पन्न कर देता है। ऐसी स्थिति में जनन 2 प्रकार का होता है ना। जनन के प्रकार, तो इसके प्रकार कितने हो गए? प्रकार हो गए मुख्य रूप से 2 प्रकार हो गए। पहला है लैंगिक, है ना, लैंगिक जनन। पहला है लैंगिक जनन जनन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा के दोनों के युग्मक मिलकर एक नई संतति या एक नए जीव का निर्माण करते हैं। इसे हम कहते हैं लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा दोनों के युग्मक मिलकर, युग्मक यानी कि शुक्राणु और अंडाणु मिलकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन का मुख्य अच्छा उदाहरण है मनुष्य, मानव, हम खुद हैं। लैंगिक जनन देखिए, जनन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें नर यानी पुरुष, नर व मादा यानी स्त्री, नर और मादा यानी स्थिति, नर और स्त्री दोनों के युग्मक ये युग्मक क्या होता है? मैंने बताया अंडाणु और शुक्राणु होते हैं जो कि फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी के अंदर उनमें निषेचन होता है, दोनों जुड़ते हैं आपस में और एक नई संतति का निर्माण करते हैं। तो जनन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें नर व मादा यानी स्त्री दोनों के युग्मक मिलकर संतान या संतति का निर्माण करते हैं। इसे हम कहते हैं लैंगिक जनन। तो जनन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें नर और मादा दोनों के युग्मक मिलकर एक नई संतति का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं लैंगिक जनन। इसका बेस्ट उदाहरण है, सबसे अच्छा उदाहरण खुद मानव है या मनुष्य खुद है, इसका अच्छा उदाहरण। दूसरा जनन है, अब दूसरा जनन है, दूसरे प्रकार का जनन होता है। पहला हो गया, दूसरे प्रकार का जनन होता है अलैंगिक जनन।
कौन सा? अलैंगिक जनन। तो 2 नंबर लगा लो, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है? तो अलैंगिक देखो, अभी वाले में देखा था कि नर और मादा दोनों मिलकर संतति का निर्माण करते हैं, लेकिन अलैंगिक जनन में नर और मादा दोनों को मिलने की जरूरत नहीं होती। नर और मादा दोनों में से कोई एक भी नए जीव या एक नई संतति का निर्माण कर सकता है, और उसी को हम कहते हैं अलैंगिक जनन। इनमें दोनों युग्मकों की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि नर और मादा दोनों के युग्मकों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। देखो लिख भी लो इसके बारे में थोड़ा सा। अलैंगिक जनन की एक ऐसी प्रक्रिया, जनन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई एकल यानी अकेला या एकल जीव ही नई संतति का निर्माण करता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन। जैसे अमीबा ले सकते हो आप। देखें अमीबा एकल कोशिकीय जीव है, ये अमीबा है। जब ये अमीबा यहाँ से टूट जाता है और इसकी कोशिका 2 टुकड़ों में बढ़ जाती है, और जो टुकड़े बनते हैं नए, जो 2 नए टुकड़े बनते हैं, उन दोनों से ही 2 नए अमीबा बन जाते हैं। ठीक है, उन दोनों से ही क्या होते हैं? 2 नए अमीबा बन जाते हैं। यानी कि इसमें एक जीव ही टूट गया और टूटकर 2 नए जीवों में निर्माण कर दिया, 2 नए अमीबा इसने बना दिए, अमीबा, है ना। इसको कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन इसी को बोलते हैं। अब इस देखो अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन की बहुत सारी विधियाँ हैं, 3-4 विधियाँ हैं इसकी, वो पढ़ेंगे। ठीक है, विस्तार पूर्वक देखेंगे अलैंगिक जनन को। लगा लो। पहला है, रुको एक सेकंड, अलैंगिक जनन की विधियां, या किस किस प्रकार से अलैंगिक जनन हो सकता है वो देखेंगे हम। तो पहला है इसमें विखंडन। विखंडन का शाब्दिक अर्थ होता है टूटना। विखंडन का शाब्दिक अर्थ है टूटना। जब कोई जीव टूटकर 1, 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, जब कोई जीव 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है और टूटे हुए प्रत्येक भाग से, ठीक है, पर टूटे हुए प्रत्येक भाग से एक नए जीव का निर्माण करता है, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं विखंडन। इस प्रक्रिया को ही कहते हैं हम विखंडन। जब एक जीव टूटकर 2 या 2 से अधिक भागों में बट 2 या 2 से अधिक भागों में बट जाता है और टूटे हुए प्रत्येक भाग से एक नई संतति
संतति का निर्माण, टूटे हुए भाग से एक नई संतति का निर्माण करता है तो इसे विखंडन कहते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। अब विखंडन की भी दो प्रक्रियाएं हैं। देखो, विखंडन भी दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। विखंडन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। यानी विखंडन के कितने प्रकार हो गए? दो प्रकार। तो पहला लगा लो, ए में लगा लो। पहला द्विविखंडन। द्विविखंडन देखिए, जब कोई एक कोशिकीय जीव दो भागों में टूट जाता है ना। द्विविखंड यानी दो खंडों में या दो भागों में या दो हिस्सों में टूट जाता है और प्रत्येक टूटे हुए प्रत्येक भाग से एक नए जीव का निर्माण करता है, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं द्विविखंडन या द्विविखंडन के द्वारा जनन। देखिए, जब कोई जीव या एक कोशिकीय जीव जब कोई एक कोशिकीय जीव दो भागों में टूट जाता है और टूटकर दो नई संततियां बना लेता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? द्विविखंडन कहते हैं। इसके एग्जांपल्स ले लो। एक तो है लेशमानिया, ठीक है, लेशमानिया। पहला ले लो अमीबा, इसके उदाहरण ले लो। एग्जांपल्स अमीबा। और अमीबा कैसे टूटकर दो नई बताता है, नई कोशिकाएं बनाता है, नई कोशिकाओं से नए जीव बनाता है। अभी मैंने बताया है कि अमीबा कैसे। दूसरा है लेशमानिया, है ना, लेशमानिया। इन दोनों में क्या होता है? द्विविखंडन होता है। तो एक प्रक्रिया पढ़ ली हमने विखंडन की एक प्रक्रिया पढ़ ली हमने द्विविखंडन। विखंडन एक प्रकार का और होता है। दूसरा प्रकार का कौन सा है वो बताता हूँ अब आपको। वो होता है बहुविखंडन, है ना। द्विविखंडन में दो टुकड़ों में टूटा, ठीक है। द्विविखंडन में दो टुकड़ों में टूट गया जीव और दो नए जीव बना दिए, है ना। बहुविखंडन में बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाएगा और बहुत सारे जीव भी बना देगा। देखो, दूसरा बी लगा लो, बहुविखंडन क्या है? जब कोई एक कोशिकीय जीव कई भागों में टूट जाता है, बहुत सारे भागों में टूट जाता है और टूटे हुए प्रत्येक भाग से एक नए जीव का निर्माण करता है, एक नए जीव को उत्पन्न करता है, तो इस प्रक्रिया को ही हम कहते हैं बहुविखंडन कहते हैं। देखो, बहुविखंडन क्या होता है कि इसमें एक जीव से बहुत सारी कोशिकाएं, एक कोशिकीय जीव से बहुत सारी कोशिकाएं बनती है और प्रत्येक कोशिका से एक नए जीव का निर्माण होता है या बहुत सारे जीवों का निर्माण हो जाता है। इस जनन की इस प्रक्रिया में एक कोशिकीय जीव इस प्रक्रिया में एक कोशिकीय जीव
बहुत सारी कोशिकाओं में बहुत सारी कोशिकाओं में बट जाता है बहुत सारी कोशिकाओं में बढ़ जाता है और प्रत्येक कोशिका से एक नई संतति का निर्माण करता है। ठीक है, यानी कि एक जीव बहुत सारी कोशिकाओं में बढ़ जाता है या बदल जाता है और प्रत्येक कोशिका से एक नई संतति, एक नए जीव का निर्माण होता है। इसी को कहते हैं हम बहुविखंडन। बहुविखंडन का सबसे अच्छा उदाहरण है प्लाज्मोडियम, है ना। एग्जाम्पल ले लो इसका, प्लाज्मोडियम। देखो प्लाज्मोडियम क्या होता है, देखिए, है ना। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं बन जाती है। देखो ये इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं बन जाती है प्लाज्मोडियम में। और ये जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, नई कोशिकाएं, ये जो छोटी छोटी नई कोशिकाएं हैं, इनसे बहुत सारे प्लाज्मोडियम बन जाते हैं। जब भी हमारे शरीर में प्लाज्मोडियम प्रवेश करता है, प्रवेश करता है और हम मलेरिया से ग्रसित हो जाते हैं, और ये अंदर जाकर इसी प्रकार का बहुविखंडन प्रकार का क्या करता है, जनन करता है प्लाज्मोडियम, और अपनी जैसी नई कोशिकाएं बनाता है। यानी थोड़ी देर बाद ही अपने शरीर में जाकर ये बहुत सारी कोशिकाएं बना देता है और हमारे शरीर को रोग से ग्रसित कर देता है, यानी कि मलेरिया हमारे अंदर जाकर ये उत्पन्न कर देता है। तो ये होता है बहुविखंडन। ठीक है, तो हमने अलैंगिक जनन की पहली विधि कौन सी विधि, विखंडन का क्या कर लिया, अध्ययन कर लिया, जिसमें कितने प्रकार का ये हुआ। पहला था द्विविखंडन और दूसरा था बहुविखंडन। अब हम पढ़ेंगे दूसरा अलैंगिक जनन की दूसरी विधि, अलैंगिक जनन की दूसरी विधि पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन की दूसरी विधि पढ़ेंगे। दूसरी विधि में कौन सी विधि पढ़ेंगे, तो अलैंगिक जनन की पहली विधि हमने कंप्लीट कर ली, जिसका नाम था विखंडन। और विखंडन दो प्रकार का था, द्विविखंडन और बहुविखंडन। अब हम दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन या इसी को एक नाम से और जानते हैं पुनर्जनन। पुनर्जनन ये क्या होता है देखेंगे। देखिए, जब कोई जीव या जब किसी जीव का कायिक भाग, कायिक यानी लिंगों के अलावा जो भाग होता है, कायिक भाग है ना, कायिक भाग किन्हीं कारणों से यानी कि क्षतिग्रस्त हो जाता है, किसी भी कारणवश टूट जाता है, और टूटे हुए भाग से कुछ टुकड़ों में जो टूटता है, उसके जो भाग, कुछ भाग जो टूटते हैं ना, ठीक है, वो भाग टूटकर नए जीवों का निर्माण करने लगता है। उसी को हम कहते हैं पुनरुद्भवन द्वारा जनन। यानी कुछ जीवों में ऐसा होता है कि जो जीव होते हैं वो किसी कारणवश टूट जाते हैं और टूटे हुए भाग से एक नए जीव का निर्माण कर देते हैं। जैसे लिख लीजिए पहले इसके बारे में, जैसे मैं उदाहरण दे देता हूँ पहले आपको। चलो पहले पुनरुद्भवन के बारे में लिख ही लो। चलो, जब कोई जीव है ना, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं नीचे लिख देता हूँ। जब कोई जीव किसी कारणवश
कुछ भागों में टूट जाता है। जब कोई जीव इन्हीं कारणवश कुछ भागों में टूट जाता है तो टूटे हुए कायिक, है ना, टूटे हुए कायिक भागों से नई संतति का, जब कोई जीव किसी कारणवश कुछ भागों में टूट जाता है और टूटे हुए कायिक भागों से नई संतति का निर्माण करता है तो इसे ही हम क्या कहते हैं? तो इसे ही हम कहते हैं पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। पुनरुद्भवन या पुनर्जनन इसी को कहते हैं किसी भी कारण। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है प्लेनेरिया। एग्जाम्पल लिख लीजिए, प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की अपूर्व क्षमता होती है। ठीक है, जैसे देखिए प्लेनेरिया बनाता हूँ थोड़ा सा, इस तरह का होता है ये प्लेनेरिया। ठीक है, ये प्लेनेरिया है, इसकी ये कुछ भागों में ऐसे टूट जाता है, देखो बीच में से किसी भी कारणवश टूटो चाहे, और टूट कर ये प्रत्येक भाग है ना, प्रत्येक भाग इसका, ये जो प्रत्येक भाग है या इसका जो प्रत्येक टुकड़ा है, ये इन प्रत्येक टुकड़ों से या प्रत्येक भाग से एक नए जीव का, नई संतति का क्या कर लेता है? निर्माण कर लेता है। कौन? प्लेनेरिया। जितने भागों में टूटा उतने ही नए जीव बना लेगा, इसी को कहते हैं हम पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। तीसरा पढ़ेंगे, अलैंगिक जनन की दूसरी विधि कंप्लीट हो गई। अब तीसरी विधि पढ़ेंगे हम। तीसरी विधि है आपके मुकुलन। कौन सी? मुकुलन। तीसरी विधि है मुकुलन। तीसरी विधि मुकुलन। देखो मुकुलन क्या होता है? जब किसी को छोड़ो, हाइड्रा इसका बेस्ट उदाहरण है। हाइड्रे में उसका जो कायिक भाग होता है, हाइड्रे की कायिक भाग में एक उभार बनने लगती है ना, एक उभार आने लगती है ऊपर, और वो उभार धीरे धीरे विकसित होकर बड़ी हो जाती है। और एक समय ऐसा आता है जब वो अपने पुराने यानी पूर्वज को छोड़कर अलग हो जाती है। वो उभार उस कायिक भाग से अलग हो जाती है और अलग होकर एक नए हाइड्रा का निर्माण कर लेती है। इसी विधि को हम कहते हैं मुकुलन या मुकुलन द्वारा जनन। जब जीव के कायिक भाग में उभार बनकर जब जीव के कायिक भाग में उभार बन कर एक नए जीव का निर्माण होता है तो इसे मुकुलन कहते हैं या मुकुलन के द्वारा जनन कहते हैं। देखो हाइड्रा इसका अर्थ है जब हाइड्रा में एक उभार बनने लगती है। इसका एग्जाम्पल ले लो,
हाइड्रा। हाइड्रा के कायिक भाग में एक हाइड्रा के कायिक भाग में एक उभार बनती है और यह बड़ी होकर एक समय इससे अलग, किससे, जो पुराना हाइड्रा है उससे अलग होकर एक नए हाइड्रा का निर्माण कर लेती है। इसे ही क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? मुकुलन। जैसे देखो हाइड्रा बनाता हूँ थोड़ा सा, है ना, इस तरह से होता है हाइड्रा, देख लेना। है ना, इस तरह से रेसे निकले रहते हैं हाइड्रा में, ठीक है, इस तरह से होता है हाइड्रा, है ना। हाइड्रा तो क्या होता है ये वही हाइड्रा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसके कायिक भाग में पहले क्या छोटा सा उभार बनेगा, ऐसे छोटा सा हाइड्रा के समान उभार बनेगा ऐसे, है ना। फिर क्या होता है इसके आगे थोड़े समय बाद, है ना, थोड़े समय बाद ये हाइड्रा है आपका, है ना। ये उभार और बड़ी हो जाएगी, ऐसे बड़ी हो जाएगी ये उभार बड़ी हो जाएगी, ठीक है। और एक समय ऐसे आएगा जब ये यहाँ से इस वाले पॉइंट से अलग हो जाएगा, और स्वयं एक नया हाइड्रा बना लेगा, ठीक है। हाइड्रा, है ना, इस तरह से चलेगा, ये बनेगी फिर ये अलग हो जाएगी, तो ये है मुकुलन। ये जो उभार बनी ना, इसी को कहते हैं मुकुलन। एक समय ये इससे अलग हो जाती है, और जब अलग हो जाती है तो एक नई संतति का, एक नए जीव का निर्माण कर लेती है, और इसी को कहते हैं हम मुकुलन, या मुकुलन के द्वारा जनन, है ना। अलैंगिक जनन की तीसरी विधि हो गई, अलैंगिक जनन की तीसरी विधि कंप्लीट हो गई। अब चौथी विधि पढ़ेंगे कायिक जनन, ठीक है। अगला कायिक जनन या प्रवर्धन। कायिक जनन क्या होता है? देखो कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कायिक प्रवर्धन का मतलब है कि पेड़ के कायिक भाग से, कायिक यानी फूल के अलावा, पेड़ के फूल के अलावा जितने भी, जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, इनसे जब नए जीव का निर्माण हो जाता है, ठीक है बच्चों, जब इनसे नए जीव का निर्माण, नए पौधे का निर्माण हो जाता है, तो इसी को हम कहते हैं कायिक परिवर्धन, कायिक जनन या कायिक परिवर्धन, है ना। जैसे लिख लो, कुछ पौधों के कायिक, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, कायिक भाग जैसे जड़, तना और पंक्तियों से
नए पौधे से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। क्या? जड़ तना का एक भाग हो, जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, इनसे नए पौधे का निर्माण हो जाता है और इसे हो जाता है, इसे कायिक परिवर्धन, इसे कायिक जनन या परिवर्धन कहते हैं। देखो, कुछ पेड़ पौधे, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें उनके कायिक भाग से, जैसे आप उदाहरण के तौर पर बात करें तो जड़ द्वारा, देखिए पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल जड़ द्वारा किस किस में होता है? जड़ द्वारा, पहला है जड़ द्वारा होता है डहेलिया और शकरकंद, डहेलिया और शकरकंदी। इनके अंदर क्या होता है? जड़ किस में बदल जाती है? नए पौधे में बदल जाती है, तने द्वारा। आगे है तने द्वारा किस किस में होता है? देखो, तने द्वारा एक तो है आलू, देखा ना, आँख युक्त आलू के टुकड़े को जब ज़मीन में उगाते हैं तो क्या बन जाता है? उससे नया पौधा बन जाता है, आपने देखा होगा। तने द्वारा आलू में उगाया। आलू के अलावा अदरक में, है ना, अदरक को भी उगा सकते हो आप इस तरह से, अदरक है। और इसको लगा लो 1 2, है ना, 2, और ये तीसरे नंबर पे आ गया आपके पत्ती द्वारा या पंक्तियों द्वारा होता है। देखो, सबसे अच्छा उदाहरण ब्रायोफिल्म, है ना, ब्रायोफिल्म या पत्थर चिट्टे में, पत्थर चिट्टे में, है ना, ब्रायोफिल्म भी बोलते हैं इसी को क्या बोलते हैं? ब्रायोफिल्म। तो पत्थर चिट्टा में हो गया तो कायिक परिवर्तन या कायिक जनन, इस प्रकार से आपको बताया मैंने, समझ में आ गया। तो ये होती है अलैंगिक जनन की सारी विधियां मैंने बता दी, जो 4 थी मुख्य, ये चारों विधियां मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। अब आगे हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में हम पौधों में भी होता है लैंगिक जनन और जीवों में भी होता है, तो वो पढ़ेंगे हम। तो अलैंगिक जनन की सारी विधियां हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन को विस्तारपूर्वक। लैंगिक जनन शुरू में मैंने थोड़ा बहुत बताया भी था उसके बारे में, अब विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे लैंगिक जनन, है ना। पौधों में पढ़ेंगे, फिर जीवों में, मानव में पढ़ेंगे या मनुष्यों में पढ़ेंगे। अभी किताब में 2 ही दे रखे हैं, ठीक है। पहला क्या है? 2 नंबर पे लगा लो शायद। पहला है, अब है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है ये मैंने शुरू में बता दिया। जब नर और मादा दोनों युग्मक मिलकर एक नई संतति या नए जीव का निर्माण करते हैं तो उस स्थिति में उसे हम कहते हैं लैंगिक जनन। अब हम पौधों में लैंगिक जनन पढ़ेंगे। क्या? पौधों में, ठीक है ना। पहला लगा लो पुष्पी पौधों में या पौधों में, है ना, पुष्पी पादपों में, पादप भी कह सकते हो आप। लैंगिक जनन पौधों में या पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है। लैंगिक जनन क्या होता है? देखो, पुष्प का यानी कि पेड़ का या पौधों का
या पादपों का जो लैंगिक भाग होता है, जो लैंगिक अंग होता है, वो होता है फूल, है ना। पादप का लैंगिक भाग फूल होता है। क्या होता है? फूल, है ना, फूल होता है। पहली बात है, तो फूल के बारे में अध्ययन करेंगे। कहने का मतलब पहले फूल क्या होता है। फूल का कार्य, फूल का कार्य, फूल का कार्य फूल का कार्य है प्रजनन के द्वारा फल का निर्माण करना, फल का निर्माण करना। फूल दो प्रकार के होते हैं। फूल दो प्रकार के होते हैं। पहला है एक लिंगी पुष्प, और दूसरा है उभयलिंगी पुष्प। जब एक ही प्रकार के एक लिंगी पुष्प में नर या मादा दोनों में से किसी एक ही का गुण होगा तो एक लिंगी पुष्प होगा, और नर और मादा दोनों के जिस फूल में गुण होंगे वो होगा आपके उभयलिंगी फूल या उभयलिंगी पुष्प होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फूल का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आगे फूल में कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर, क्या क्या होता है फूल में, वो सारा कुछ देख। तो लैंगिक जनन के बारे में हमने पढ़ा। अब एक चीज़ और देख लो, नोट करके लिख लो कि फूल का जो अध्ययन होता है, फूल का अध्ययन एंथोलॉजी, फूल का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है ना। फूल का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। एंथोलॉजी, फूल का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। अब हम फूल के विभिन्न भागों के बारे में विस्तार पूर्वक से अध्ययन करेंगे। आगे पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना देखो, पुष्प की संरचना में क्या क्या आता है। पहला है, पहले पुष्प को समझा देता हूँ। देखो, चलो मैं बता देता हूँ पहले इसके बारे में थोड़ा। बाह्य दल, बाह्य दल पुंज होता है। दूसरा होता है दल पुंज, ठीक है, दल पुंज। तीसरी इसकी संरचना में चार भाग चीज़ें मुख्य रूप से होती है। तीसरी होती है इसमें पुकेसर, और चौथा होता है स्त्री केशर, है ना। ये चार चीज़ें होती है। देखो बोले बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज क्या होता है कि जब पुष्प कली अवस्था में होता है, जब पुष्प कली अवस्था में होता है तो पुष्प के चारों तरफ जो पत्तियां होती है हरे रंग की, है ना, हरे रंग की जो उसे चारों ओर से बंद रखती है, कवर करके रखती है, वही होती है बाह्य दल या बाह्य दलपुंज, उसी को कहते हैं बाह्य दलपुंज। और दूसरा है दलपुंज। दलपुंज क्या होता है? जब पुष्प खिल जाता है और उसकी जो पंखुड़ियाँ होती है पुष्प की, है ना, रंग बिरंगी जो उसकी पत्तियाँ होती है वो होती है, वही पत्तियाँ होती है आपके दलपुंज। पुकेसर क्या होता है? पुकेसर होता है ये पुष्प का नरंग होता है ना, नरंग होता है, पुष्प का नर अंग होता है पुकेसर। और स्त्री केसर, पुकेसर के अंदर देखो क्या क्या आता है। पुकेसर के अंदर आता है
परागकोश, एक तो होता है परागकोश और एक होता है परागतंतु, है ना। और एक चौथा है स्त्री केसर। स्त्री केसर ये है पुष्प का मादा अंग। पुष्प का मादा अंग क्या होता है? स्त्री केसर। और स्त्री केसर में तीन चीज़ें है। एक है वर्तिकाग्र, जो सबसे ऊपर होती है, ये होती है वर्तिकाग्र, जहाँ पराग कण आकर ठहरता है, ठीक है। दूसरी है वर्तिका, अंडाशय से लेकर वर्तिकाग्र तक का बीच का भाग, ये नली के रूप में होता है, ये होती है आपकी वर्तिका, है ना। और जो अंडाशय है, जहाँ बीजाणु का निर्माण होता है ना, वो होता है जहाँ बहुत सारे बीजाणु लगे हुए होते हैं, वो होता है आपका अंडाशय, है ना। अंडाशय तो एक एक का बारे में अब ढंग से पढ़ेंगे, एक एक को लेकर चलेंगे, ठीक है। पहला है बाह्य दल। बाह्य दल पुंज लिख लो। जब पुष्प कली अवस्था में होता है, जब पुष्प कली अवस्था में होता है तो जो हरे रंग की पंक्तियाँ पुष्प को चारों ओर से ढक कर रखती है, वही आपकी क्या होती है? बाह्य दल या बाह्य दलपुंज होता है, ठीक है। दूसरा दलपुंज। जब पुष्प खिल जाता है, जब पुष्प पूर्ण रूप से खिल जाता है, तब उसकी रंग बिरंगी पंक्तियाँ ही दलपुंज होती है। जब पुष्प पूर्ण रूप से खिल जाता है तो उसकी रंग बिरंगी जो पत्तियाँ होती है, वही उसकी दलपुंज होती है ना। दिन के समय खिलने वाले पुष्प के दलपुंज रंगीन या रंग बिरंगे व कम सुगंधित होते हैं, ठीक है। कम सुगंधित होते हैं, जबकि रात में खिलने वाले पुष्प के दलपुंज
सफ़ेद सफ़ेद व अधिक सुगंधित होते हैं और ये क्या करते हैं, भंवरों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसी सुगंध की वजह से भंवरों को अपनी ओर क्या कर लेते हैं, खींचते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। ठीक है। दलपुंज क्या होता है पता लगे, जब पुष्प खिल जाता है तो उसकी जो रंग बिरंगी पंखुड़ियाँ होती है वही दलपुंज होती है। जो रात में पुष्प खिलते हैं वो सफ़ेद रंग की पंखुड़ियाँ होती है, उनमें सुगंध ज़्यादा होती है। और जो दिन के समय खिलते हैं उनकी उसकी रंग बिरंगी पंखुड़ियाँ होती है और वे अधिक सुगंधित नहीं होते हैं। अगला पढ़ेंगे। पुष्प का अगला भाग है जो कि मुख्य है बहुत ही, वो है पुंकेसर। ये क्या होता है देखो, ये होता है पुष्प का नर भाग या नर अंग। पुष्प का नर भाग होता है पुंकेसर। इसके दो भाग हैं। किसके? पुंकेसर के दो भाग होते हैं। पहला है परागकोश। जहाँ परागकोश वह स्थान है, परागकोश वह स्थान है जहाँ नर युग्मक पराग कणों का निर्माण होता है। यानी कि पुंकेसर क्या होता है, पुष्प का नर भाग है जिसमें परागकोश होता है। परागकोश वह स्थान है, और परागकोश क्या है, वह स्थान है जहाँ नर युग्मक पराग कणों का निर्माण होता है। ठीक है। और इसका दूसरा भाग है पराग तंतु, है ना, पराग तंतु जिस भाग से, या ऐसे लिख लो, जिस भाग से पराग कण पुष्प से जुड़े रहते हैं, पुष्प के पराग पुष्प के साथ जुड़े रहते हैं। यानी कि पराग तंतु वह है जिस भाग से पराग कण पुष्प के साथ जुड़े रहते हैं, पराग तंतु कहलाता है। ठीक है। अब अगला लेंगे चौथा भाग, पुष्प का चौथा हिस्सा क्या कहलाता है, स्त्री केसर। स्त्री केसर ये क्या होता है, ये होता है पुष्प का मादा प्रजनन अंग। इसके भी 3 भाग होते हैं। पहला है इसका वर्तिकाग्र, ये है ना, वर्तिकाग्र ठीक है। वह स्थान जहाँ पर आकर, वर्तिकाग्र वह स्थान है जहाँ पर आकर पुष्प का, यानी कि परागकण
पराग कण ठहरता है। यानी कि देखिए परागकण, जब भी परागकण आएगा तो इस पर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आकर ठहरेगा। इसके बाद ये पराग वर्तिकाग्र में से होता हुआ यहाँ पर अंडाशय में पहुँचेगा। यहाँ पर अंडाशय में जाकर यहाँ पर इसमें निषेचन होगा और उसके बाद बनेगा बीज, है ना, वर्तिकाग्र। दूसरा है वर्तिका। नली समान संरचना वर्तिकाग्र के नीचे, है ना, वर्तिकाग्र से लेकर अंडाशय तक का भी, अंडाशय वर्तिकाग्र से लेकर अंडाशय तक के नली समान भाग को वर्तिका कहते हैं। वर्तिका कहते हैं, जिसमें से होकर पराग कण अंडाशय तक पहुँचते हैं। अंडाशय तक पहुँचते हैं, उसे क्या कहते हैं? वर्तिका। अब तीसरा इसका भाग है एक और, वो है अंडाशय। ये वर्तिकाग्र अंडाशय मादा अंग का, यानी स्त्री केसर का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? अंडाशय होता है, जिसमें बहुत सारे बीजांड लगे हुए होते हैं, मादा प्रजनन अंग का सबसे बड़ा व महत्वपूर्ण भाग, जिसमें बीजांड लगे हुए होते हैं। आगे बीजांड से ठीक है, आगे ऊपर बताता हूँ, दिखेगा नहीं आपको। निषेचन के बाद बीजांड से बीज व अंडाशय से फल का निर्माण होता है। ठीक है, यानी निषेचन के बाद बीजांड से बीज और अंडाशय से फल बनता है। ठीक है, ये हुई पुष्प की संरचना। अब इसमें हम परागण और परागकण के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। वैसे मैंने परागकोश के बारे में, परागकण क्या होता है देखो, पराग कण और एक होता है परागकण और परागण। परागकण और परागण दिखने में थोड़ा समान निकल, अंतर दोनों में। यहाँ पे ये कण है, यहाँ गण है, याद रखना इतना ही।
पुष्प के नर भाग परागकोश में पराग कणों का निर्माण होता है। परागकणों का निर्माण होता है जो नर युग्मक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नर युग्मक कहलाते हैं। परागण, अब परागण क्या है? जब परागकण परागकोश से निकलकर पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो ये क्रिया कहलाती है परागण। यानी कि परागकण का वर्तिकाग्र यानी पुष्प के नर से स्त्री भाग वर्तिकाग्र यहाँ पर पहुंचने की जो क्रिया होती है यही होती है आपकी परागण। जब परागकण परागकोश से निकल कर, है ना, परागकोश से निकल कर स्त्री केसर या फिर ये कह लो निकल कर वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इस क्रिया को परागण कहते हैं। परागण कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते। एक और लिख लो, सबसे अच्छा परागण कीटों द्वारा होता है। वैसे परागण हवा द्वारा भी होता है, मधुमक्खियों द्वारा होता है, कीटों के द्वारा भी होता है, और भी चीज़ों द्वारा होता है, लेकिन सबसे अच्छा जो परागण होगा वो होगा आपके कीटों के द्वारा। आगे परागण के प्रकार। परागण यानी कि परागण कितने प्रकार का होता है? तो परागण होता है आपके दो प्रकार का, 2 टाइप्स ऑफ। दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्वपरागण। स्व का मतलब होता है खुद से परागित होना। जब पुष्प के जब पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और परागित होते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। और दूसरा है आपका परपरागण यानी कि जब एक पुष्प के
जब एक पुष्प के पराग कण जब एक पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? परपरागण। अब नेक्स्ट क्लास में हम, ये हो गई पुष्पी पादपों में फूल की संरचना, उसमें कैसे परागण होता है, कैसे कैसे क्या होता है, कौन कौन से परागण होते हैं। अब अगले क्लास में हम हम जीवों में लैंगिक जनन पढ़ेंगे, मानव में लैंगिक जनन पढ़ेंगे कैसे होता है। आप मेरे चैनल पर आइए और आराम से पढ़िए, ठीक है।